हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, पारिवारिक संपत्ति विवाद को समझना होगा, इसकी प्रकृति को समझना होगा। आखिर प्रॉपर्टी के नेचर को जानने बिना आप संपत्ति विवाद को नहीं समझ सकते। दोस्तों, परिवार में जो संपत्ति है उसकी दो प्रकृति होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। मैं बात करूं अचल संपत्ति की, जो दो प्रकार की होती है। एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति, और दूसरी पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इस दो प्रॉपर्टी के नेचर के तहत ही विवाद होते हैं। क्या पुत्र का पिता की संपत्ति पे अधिकार होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या पुत्री उस पे क्लेम कर सकती है, क्या बहू उस पे क्लेम कर सकती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पिता की अगर स्व अर्जित संपत्ति है, उस संपत्ति पे बेटे का हक नहीं होगा। दोस्तों, स्व अर्जित संपत्ति भी बहुत आसान नहीं है समझना। इसके तहत वो संपत्ति भी आती है जो विल से मिली हुई है, जो गिफ्ट के तहत आई है। दोस्तों, इसके तहत वो संपत्ति भी आती है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उसके सेक्शन 8 में जो उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती है, वो संपत्ति भी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाती है। दोस्तों, ऐसी किसी संपत्ति पे पुत्र अपना हक नहीं दिखा सकता, कानून का सहारा नहीं ले सकता। ऐसी संपत्ति को पिता किसी को भी दे सकता है। अपने फैमिली में, विद इन फैमिली, वो किसी एक बेटे को सारी संपत्ति दे सकता है, या फैमिली से बाहर वो पड़ोसी को संपत्ति दे सकता है, किसी ट्रस्ट के नाम लिख सकता है। उसकी स्व अर्जित संपत्ति उसकी है, उसका मालिक वो है, और वो किसी को भी ये प्रॉपर्टी दे सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि पिता की मृत्यु के बाद अगर उन्होंने कोई विल नहीं बनाया तो वो संपत्ति का विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सेक्शन 8 के तहत होगा, और वो संपत्ति जो उनकी क्लास 1 हायर्स हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं दोस्तों, उनमें वो संपत्ति विभाजित होगी। मैं बता दूं कि अगर पिता की मृत्यु होती है तो उसके बाद पत्नी, बेटी, बेटा, ये उत्तराधिकारी होते हैं। दोस्तों, वो संपत्ति इनमें बराबर विभाजित हो जाएगी, और उस जो संपत्ति उस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 8 के तहत जो संपत्ति आती है जिस व्यक्ति के पास, वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड स्व अर्जित संपत्ति है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि आज बड़े विद्वान लोगों के बीच, जो कानून के जानकार हैं, उनके बीच भी ये कंफ्यूजन है, ये जानकारी का अभाव है कि वो संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित संपत्ति हो जाएगी। बाद में बेटा उस संपत्ति पे, पिता पे क्लेम नहीं कर सकता कि आपको चूंकि ये उत्तराधिकार में मिली है संपत्ति, इसलिए ये मुझे आप दे दो। क्योंकि बेटे का जो पोजीशन है वो जन्म लेते ही अपने शेयर का मालिक हो जाता है। वो चाहे तो उसके बाद पिता के रहते हुए, दादा के रहते हुए भी अपने हिस्से को लेने के लिए पार्टीशन सूट, बंटवारे का दावा कोर्ट में पेश कर सकता है। दोस्तों, लेकिन अगर दादा ने अपनी संपत्ति कमाई हुई है, उनकी स्व अर्जित संपत्ति है, और दादा खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पिता के पास वो संपत्ति आएगी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 8 सेक्शन के तहत ये संपत्ति आएगी। तो ये संपत्ति अब उनकी स्व अर्जित संपत्ति हो गई। बेटा ये नहीं कह सकता कि चूंकि आपको दादा से संपत्ति मिली है इसलिए इस संपत्ति में मेरा भी हक है, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, दादा की खुद की कमाई हुई संपत्ति थी, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 8 के तहत पिता को वो संपत्ति गई, तो पिता के पास वो संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति बन गई। अब पिता का अपना निर्णय होगा कि वो संपत्ति किसे दे। ये बहुत ही टेक्निकल इशू है दोस्तों, जिसे आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। संपत्ति विवाद को अगर हल करना है, उसका समाधान करना है, तो उसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि आज अमेंडमेंट आ चुका है, जो अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। दोस्तों, इसमें अमेंडमेंट आ चुका है, इसमें बदलाव लाए गए हैं, इसमें कुछ सेक्शंस को जोड़े गए हैं 2005 में। और बेटी भी आज की तारीख में पिता की संपत्ति, चाहे वो पैतृक
संपत्ति जो है उस पे बेटी का भी हिस्सा होगा, वो भी उसमें अपना हक दिखा सकती है। जब बंटवारा होगा तो कोर्ट कहती है कि बेटी को भी इसमें शामिल करो, इसमें पार्टी बनाओ। अभी भी लोग जब बंटवारा सूट फाइल करते हैं दोस्तों, तो अपनी बहन को या जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको पार्टी नहीं बनाते। तो कोर्ट कहती है कि आप अपनी बहन को पार्टी बनाओ, अपनी बेटी को पार्टी बनाओ, वो सारे उसके हिस्सेदार हैं। दोस्तों ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें बदल गई हैं, मतलब पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी आज दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं, दोनों को हिस्सा मिलेगा पिता की पैतृक संपत्ति।